हेलो फ्रेंड्स, एसकेला क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा जारी है। पिछले वीडियो में हमने संसद के गठन, लोकसभा और राज्यसभा की संरचना, सदस्यों का निर्वाचन, पदावधि आदि पर डिस्कशन किया था। आज इस वीडियो में हम सदस्यों के शपथ, संसद के सत्र, सत्रावसान, विघटन व संसदीय विशेषाधिकार पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने विषय की तरफ और देखते हैं कि संविधान में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के शपथ के बारे में क्या प्रोविज़न है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आर्टिकल 99 में जो है सदस्यों के शपथ के बारे में प्रोविज़न है। और सदस्यों के शपथ के बारे में ये आर्टिकल 99 ये बताता है, अर्थात जो आर्टिकल 99 के अनुसार संसद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की तृतीय अनुसूची जो थर्ड शेड्यूल है उसमें दिए गए प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा। तो मित्रों, जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में भी हम बता चुके थे कि जितने भी लोग होते हैं उनके शपथ के बारे में जो प्रारूप है वो थर्ड शेड्यूल में दिया गया है। तो यहाँ जो है जो चर्चा चल रही है वो संसद के सदस्यों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के शपथ के बारे में बात हो रही है। तो कहा जाता है कि निर्वाचित व्यक्ति जब तक शपथ नहीं लेता तो वो क्या है, वो तब तक सदन का सदस्य नहीं माना जाता है, और जब तक वह सदन का सदस्य नहीं बनता तो सदन में बैठने का अधिकारी नहीं होता। तो इस संदर्भ में जो आर्टिकल 104 है, 104 है, उसमें ये बताया गया है कि यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति सदन में बैठता है या मतदान करता है अथवा यह जानते हुए कि सदस्यता के लिए वो क्या है, एलिजिबल नहीं है, डिस्क्वालीफाई है, या यह जानता है कि उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, यह जानता है कि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा बैठने या मतदान करने से वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए जितने दिन सदन में इस प्रकार बैठता है या मतदान करता है तो 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से वो दंड का भागी होगा। मित्रों, आप देख सकते हैं हमने ये 3 ग्राउंड है, तीनों ग्राउंड को हमने लिख दिया है कि नॉट क्वालिफाइड, मतलब कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में उसको पता है कि वो एलिजिबल नहीं है उस सदन में बैठने के लिए या मतदान करने के लिए, और दूसरा ग्राउंड क्या है कि डिस्क्वालीफाइड, जिसके बारे में उसको पता है कि संसद के द्वारा उसको क्या है कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और फिर भी वो सदन में बैठता है और मतदान करता है। और तीसरा जो ग्राउंड है वो क्या है, प्रोहिबिटेड, कि संसद के द्वारा जो नियम बना के उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है कि आप इसमें नहीं बैठेंगे, फिर भी वो बैठता है और मतदान करता है। तो इन 3 ग्राउंड के आधार पे क्या है कि आर्टिकल 104 के हिसाब से वह जितने दिन बैठेगा उतने दिन 500 रुपये पर डे के हिसाब से उसको दंड का भागी होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि लोकसभा व राज्यसभा में क्या अंतर है, ये जानना हमें सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है लोकसभा में हो सकती है राज्यसभा में नहीं है, और राज्यसभा में है लोकसभा में नहीं है, या अगर है तो दोनों में थोड़ा सा जो अंतर है वो किस चीज़ को लेके है। तो मित्रों, यहाँ आप देख सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में जो अंतर है तो उसके लिए हमने ग्राउंड बताया है। ये 6 ग्राउंड हैं। 6 ग्राउंड के आधार पे हम इनमें जो डिफरेंसेज है हम वो बताएंगे। तो जो सबसे पहला जो डिफरेंस है उस ग्राउंड है वो ग्राउंड क्या है, इलेक्शन को लेके है। आप देख सकते हैं सबसे पहला ग्राउंड इलेक्शन को लेके है। मतलब क्या कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मतदान प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य क्या है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जो दूसरा ग्राउंड है आप देख सकते हैं, दूसरा ग्राउंड है वो क्या है, टेन्योर को लेके है, यानी पदावधि के बारे में है। तो जैसा कि हमने बताया, आप जानते भी होंगे कि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट हाउस है, वो उसका कोई कार्यकाल नहीं है, लेकिन उसके 1/3 जो मेंबर होते हैं हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं। तो इसीलिए ये माना जाता है कि उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं। राज्यसभा तो कभी समाप्ति नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है। जो तीसरा ग्राउंड है वो क्या है, नंबर ऑफ मेंबर को लेके। देखिए
नंबर ऑफ मेंबर को लेके। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? लोकसभा में जो मैक्सिमम नंबर है वो क्या है? 552 है। जबकि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? कि 250 है, 250 है। फिर चौथा जो ग्राउंड है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके है कि जो है जो केंद्रीय मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है, मंत्रिपरिषद है, वो क्या है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि राज्यसभा किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, या राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। मतलब क्या कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति तो उत्तरदायी होता है, लेकिन राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। और जो पांचवा ग्राउंड है वो क्या है? एज को लेके है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो क्या है? 25 ईयर है, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम जो एज है वो क्या है? 30 ईयर है। और लास्ट जो ग्राउंड है वो क्या है? नॉमिनेटेड मेंबर को लेके है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेशन होता है लोकसभा में और राज्यसभा में। तो आप जानते हैं, हमने राष्ट्रपति के बारे में जब पढ़ा तो इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन किया था कि राष्ट्रपति जो क्या है लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेटेड करता है, जबकि राज्यसभा में वो क्या करता है कि कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा व खेल क्षेत्र से संबंधित 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है इसके बारे में। अब हम देखेंगे कि जो संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में, अर्थात सेशन, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। तो हम एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके बारे में जो प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 85 में बताए गए हैं। 85 में बताए गए हैं ये सेशन के बारे में और प्रोग्रेशन और डिसोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम क्या कहते हैं सेशन पे देखेंगे, लेकिन उसके पहले मित्रों ये थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानना होगा कि राष्ट्रपति जो होता है उसको दोनों सदनों को आहूत करने और सत्रावसान करने तथा लोकसभा का विघटन करने की शक्ति होती है। दोनों सदनों को आहूत करने या सत्र बुलाने के बारे में राष्ट्रपति पर मात्र एक ड्यूटी इम्पोज किया गया है, और वह ड्यूटी यह है कि वह दोनों सदनों को ऐसे अंतराल पर आहूत करेगा कि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। मतलब क्या है कि 6 माह का अंतर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 6 माह अंतर नहीं होना चाहिए, उसके पहले ही दूसरा सेशन बुला लिया जाना चाहिए। अब हम एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सेशन को देखेंगे, सत्र जिसको बोलते हैं सत्र। तो जो है राष्ट्रपति समय समय पर क्या करता है? संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय व स्थान पर जैसा वह उचित समझे अधिवेशन के लिए आहूत कर सकता है, किंतु शर्त वही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात 6 माह पूरा होने से पहले ही दूसरा सत्र बुलाना होगा। इस प्रकार एक वर्ष में 2 बार संसद का अधिवेशन बुलाया जाना आवश्यक है। फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करेंगे इस प्रोरोगेशन के बारे में, जिसको सत्रावसान कहा जाता है। ठीक है मित्रों, राष्ट्रपति जो है समय समय पर सदन का सत्रावसान करता है। सत्रावसान का अर्थ क्या है? तो संसद के सत्र को समाप्त करना। संसद के सत्र को बुलाना सेशन है और संसद के सत्र को समाप्त करना प्रोरोगेशन है, अर्थात सत्रावसान है। तो सदन की बैठक क्या सत्रावसान कई रूपों में हो सकता है, कई तरीके से हो सकता है, अर्थात विघटन करके हो सकता है, सत्रावसान करके हो सकता है और स्थगन करके हो सकता है। अब हम एक एक करके हम तीनों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, डिसोल्यूशन के बारे में कि डिसोल्यूशन आखिर में होता क्या है। तो डिसोल्यूशन जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं, डिसोल्यूशन का मतलब होता है विघटन। विघटन क्या करता है कि जो हाउस है यानी हाउस ऑफ पीपुल, तो हाउस की जो कालावधि को ही समाप्त कर देता है, जिसके बाद नई लोकसभा के गठन के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो डिसोल्यूशन केवल और केवल लोकसभा का होता है, राज्यसभा का नहीं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और वो उसका कभी विघटन नहीं होता है। लोकसभा का विघटन होता भी है तो कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से हो सकता है। देख सकते हैं आप, विघटन 2 तरीके से होता है। यहाँ हमने लिख दिया है लैप्स ऑफ टाइम एंड आर्टिकल 85। देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ, एक तो है लैप्स ऑफ टाइम, एक तो है लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। अगर 5 साल पूरा हो गया तो लोकसभा का विघटन हो गया। और दूसरा जो क्या है? एंड आर्टिकल 85। और दूसरा जो ग्राउंड क्या है? 85
के आधार पे कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा डिसोल्यूशन। तो इन दो ग्राउंड पे दो तरीके से लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। अच्छा, जो मित्रों, राष्ट्रपति जो है विघटन और सत्रावसान कैसे करता है? तो इसमें उसका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है, कोई वैवेकी शक्ति नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति विघटन और सत्रावसान मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही करता है। विघटन से लोकसभा का अंत हो जाता है, जबकि सत्रावसान से क्या होता है? केवल सत्र की समाप्ति होती है, लोकसभा समाप्त नहीं होता है, लोकसभा का विघटन नहीं होता। और स्थगन से क्या होता है? स्थगन से सत्र की विधिमान्यता का अंत नहीं होता, बल्कि केवल कुछ समय के लिए कामकाज स्थगित हो जाता है। स्थगन कुछ घंटे के लिए हो सकता है, कुछ दिन के लिए हो सकता है, या कुछ सप्ताह के लिए भी हो सकता है। विघटन से लोकसभा का अंत हो जाता है। अब हम देखेंगे कि विघटन का प्रभाव क्या पड़ता है। विघटन का प्रभाव क्या पड़ता है? तो देखिए कि विघटन से लोकसभा का अंत हो जाता है, ये तो हमने बता दिया। अब उसका प्रभाव क्या है, इसके बारे में हमको जानना है। मेन जो प्रभाव पड़ता है इसका विधेयक पे पड़ता है। तो विधेयक को लेके इसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में हम चर्चा करिए। तो यहाँ देखिए तीन तरह के विधेयक की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि वो विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है, ध्यान से समझिए आप इस बात को, थोड़ा सा टेक्निकल है, कि वह विधेयक जो राज्यसभा में पेंडिंग है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, और ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो वह विधेयक क्या होता है? समाप्त नहीं होता है। ठीक। दूसरा में वो विधेयक आता है कि जो लोकसभा के विघटन के समय लोकसभा में लंबित है, और अगर ऐसे समय लोकसभा का विघटन होगा तो वह विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अच्छा, तीसरे तरह का विधेयक कौन होता है? वह विधेयक जो लोकसभा से पारित हो चुका है किंतु राज्यसभा में लंबित है। तो जब इस समय अगर लोकसभा का विघटन होता है तो उस समय क्या होता है? वो विधेयक लुप्त हो जाता है। और ऐसे विधेयक को बचाने का एकमात्र जो तरीका है वह सिर्फ और सिर्फ ये है कि राष्ट्रपति क्या हो कि 108 में जो क्या करे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की उद्घोषणा करे। क्यों? क्योंकि दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होगी तो उस पर विघटन का प्रभाव, डिसोल्यूशन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मित्रों, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 के बारे में हमको जानना जरूरी हो गया है कि आखिर कि ये ज्वाइंट सिटिंग होता क्या है, कि जो 108 में बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में जो है संयुक्त बैठक की बात की गई है कि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार होता है इस आर्टिकल के तहत। उस समय अच्छा, ऐसी स्थिति कब आती है? कब ऐसी स्थिति आती है? तो इसके बारे में हमें ये जानना है कि 3 तरह की परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिसमें राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलानी पड़ती है। अब वो 3 परिस्थितियां कौन कौन हैं? तो सबसे पहले परिस्थिति यह है कि जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे द्वारा अस्वीकार कर दिया गया या रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक। अच्छा, दूसरी परिस्थिति कब आती है? तो दूसरी परिस्थिति वह होती है जिसमें विधेयक क्या है कि विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के विषय में दोनों सदन अंतिम रूप से क्या हो, असहमत हो गए हो। अच्छा, तीसरी परिस्थिति कौन होती है? तो तीसरी परिस्थिति उस समय होती है जब दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक समय बीत गए हैं। अर्थात एक हाउस से क्या हो गया, विधेयक पारित हो गया है और दूसरे भी हाउस में गया है, और दूसरा हाउस क्या किया कि उसको पास भी नहीं किया और 6 माह से अधिक समय लगा दिया। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? वह विधेयक बेकार हो जाएगा। ठीक है। तो इन 3 दशाओं में जो है, इसी 3 तरह के परिस्थिति में राष्ट्रपति जो क्या करता है, उस विवाद का पटाक्षेप करने के लिए, विवाद को निपटान करने के लिए दोनों हाउस की जो है संयुक्त मीटिंग कराता है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे उन परिस्थितियों के बारे में जब राष्ट्रपति को ज्वाइंट मीटिंग बुलानी पड़ती है, किंतु यह ध्यान रहे कि जो ज्वाइंट मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्षता। देखिए, ज्वाइंट मीटिंग बुलाता जरूर है प्रेसिडेंट, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति, वो क्या कहते हैं, लोकसभा का स्पीकर करता है। और जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो क्या होते हैं? जितने उपस्थित सदस्य हैं उनके बहुमत से लिए जाते हैं। फ्रेंड्स,
अब हम चर्चा करेंगे जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज हैं, जो संसदीय विशेषाधिकार हैं, इसके बारे में हमको चर्चा करना है। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 और 194 अनुच्छेद 105 और 194 में बताए गए हैं। अब क्या होता है संसदीय विशेषाधिकार, क्या होता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज? मित्रों, संसदीय विशेषाधिकार मूलतः ऐसे विशेष अधिकार है या विशिष्ट अधिकार है जो प्रत्येक सदन को सामूहिक और सदन के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य संसद के सदनों और सदस्यों को अपने कर्तव्यों को प्रभावी तरीके से निर्वहन हेतु निश्चित अधिकार व उन्मुक्तियां प्रदान करना है। संविधान के आर्टिकल 105 में सांसदों को और आर्टिकल 194 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार व उन्मुक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो मित्रों, मैं ये बता रहा था कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज है वो केवल और केवल सांसदों के लिए ही नहीं है, बल्कि जो स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के सदस्य है उनके लिए भी है। तो यहाँ 105 जो बात करता है वो सांसदों के लिए है और 194 जो है स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबरों के लिए है, और दोनों में प्रोविजन क्या है, सेम है। इसलिए हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज के जो शीर्षक है इसमें हम दोनों के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्सप्रेसली जो है केवल दो तरह के प्रिविलेजेज की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें पहला क्या है, तो पहला ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी भाषण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, और दूसरा क्या है कि कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार। यहाँ देखिए आप, दूसरा जो क्या है, राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग, कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार। अब हम क्या करेंगे, एक एक पर हमको चर्चा करना है, एक एक पे हमको चर्चा करना है। तो सबसे पहले आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ फिर हम चर्चा करेंगे इसको डिटेल में अब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या क्या है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में जैसा कि क्या है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 105 है यह कहता है कि इस संविधान के प्रोविजन के अधीन रहते हुए तथा संसद के नियमों और आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वतंत्रता होगा, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि संसद या उसके सदस्य द्वारा किसी मत के संबंध में उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न्यायालय में नहीं होगी। मतलब क्या हुआ कि जो 105 है तो ये पार्लियामेंट के मेंबरों को ये इम्यूनिटी देता है, ये उन्मुक्ति देता है, ये छूट देता है कि अगर वो कोई ओपिनियन देते हैं हाउस में तो उनके विरुद्ध क्या है, कोई न्यायिक कार्रवाई, न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं होगी। इस जो ये अनुच्छेद है, जो ये आर्टिकल है, उसका संरक्षण केवल उन, लेकिन ध्यान रहे एक बात कि ये प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगा जो संसद के भीतर कही जाती है। मतलब क्या कि अगर पार्लियामेंट के मेंबर अगर पार्लियामेंट में जो कुछ भी टीका टिप्पणी किसी पे करते हैं तब तो वो प्रोटेक्शन उनको मिलेगा 105 का। अदरवाइज अगर वो इस चीज़ को सदन के बाहर करते हैं तब ये प्रोटेक्शन उनको लागू नहीं होगा, और अगर बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आईपीसी के सेक्शन 500 के तहत डिफामेशन के लिए पनिश हो जाएंगे, यानी मानहानि के लिए क्या हो जाएंगे, दंडित किए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ ये चीज़ दिमाग में आप बैठा लें कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है 105 में दिया गया है, ये प्रोटेक्शन उनको तब मिलेगा जब हाउस के अंदर जो भी स्टेटमेंट देते हैं, अदरवाइज बाहर के लिए प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अब क्या है कि ये जो प्रोटेक्शन है इस पे दो तरह के रिस्ट्रिक्शन है। ध्यान दीजिए कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस फ्रीडम पे दो रिस्ट्रिक्शन भी है। कौन कौन रिस्ट्रिक्शन है भैया, देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड रूल मेड बाय हाउस। देखिए कि एक तो संविधान के प्रोविजन है और दूसरा क्या है कि अगर जो है हाउस यानी सदन के द्वारा जो क्या है नियम बनाया जाता है तो उस नियम के अधीन रहकर ही इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ कि आप जो आर्टिकल 121 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश के आचरण के विषय में सदन में चर्चा नहीं की जाएगी, किंतु जब किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके आचरण पर चर्चा की जा सकती है। मित्रों, इसका मतलब क्या हुआ
कि इसका मतलब ये हुआ कि 121 ये कहता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के आचरण के विषय में चर्चा नहीं की जाएगी, मतलब टीका टिप्पणी किसी जज के खिलाफ नहीं की जाएगी। लेकिन उन्हीं जजों के विरुद्ध अगर इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू हो रही है तो जाहिर सी बात है टीका टिप्पणी होगी। तब उस दशा में ये जो है क्या कहते हैं, ये इसको गलत नहीं माना जाएगा और इसके लिए जो संसद के सदस्य हैं जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और ये नहीं माना जाएगा कि उन्होंने आर्टिकल 121 का वायलेशन किया है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपका ये कि राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग, यानी कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार। तो मित्रों आर्टिकल 105 यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अगर संसद में कोई मत या कार्यों पर चर्चा हो रही है तो उसके लिए किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं होगी। मतलब क्या कि अगर किसी के विरुद्ध अगर संसद में कोई चर्चा हो रही है तो चर्चा करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यह संरक्षण उन प्रकाशनों को प्राप्त है जो सदन के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं। ध्यान रहे कि ये प्रोटेक्शन किसको मिल रहा है, तो ये प्रोटेक्शन उन लोगों को मिल रहा है जो हाउस के परमिशन से ऐसे पब्लिकेशन कर रहे हैं। इंग्लैंड में क्या है कि इंग्लैंड में जो सही रिपोर्ट प्रकाशित करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन भारत में क्या है, भारत में सही रिपोर्ट भी सदन के प्राधिकार से ही प्रकाशित होगा। मतलब क्या कि भारत में अगर सही रिपोर्टिंग किसी सही सत्य कथन का अगर प्रकाशन किया जाता है तो उसके लिए भी जरूरी क्या है कि हाउस का परमिशन लिया जाए, अन्यथा ऐसा करने वाले के विरुद्ध क्या होगी, कार्यवाही होगी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसका बड़ा क्रिटिसाइज किया गया और यह अनुभव किया गया कि यह ठीक नहीं है। इसीलिए बाद में कानून बनाकर क्या कि जो 44 में अमेंडमेंट करके जो है इसमें ये व्यवस्था कर दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति सदन की कार्यवाही की सही रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो उसके विरुद्ध तब तक कार्यवाही नहीं होगी जब तक कि यह प्रूफ न हो जाए कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है या उसने मतलब दुराशय से किया है। ठीक है। आर्टिकल 44 आप यहाँ देखिए, आर्टिकल 44 ये आर्टिकल 44 नहीं 44 अमेंडमेंट जो किया गया उसके 1978 में, तो उसके थ्रू जो है आर्टिकल 361A जोड़ा गया और जोड़ करके यह प्रोविज़न बनाया गया कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो संसद की कार्यवाही की सही रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो किसी भी न्यायालय में कोई सिविल कार्यवाही या क्रिमिनल कार्यवाही तब तक नहीं चलाई जाएगी जब तक यह साबित न हो जाए कि ऐसा उसने मेंसरिया से किया है या दूषित आशय से किया है या दुराशय से किया है। किंतु यह संरक्षण क्या है कि सदन के गुप्त सत्र यानी सेक्रेट जो सेशन चलेगा उसके प्रकाशन पर नहीं होगा। मतलब क्या है कि अगर मेंसरिया नहीं है तो उनको दोषी नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर सेक्रेट सेशन चल रहा है तो वहाँ मेंसरिया भी नहीं देखा जाएगा और उनको लायबल ठहराया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये दो ही जो प्रिविलेजेज मेन थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी प्रोविज़न हैं जो प्रिविलेज के बारे में बताते हैं। कुछ और प्रिविलेजेज हैं। अब इसमें कौन कौन प्रिविलेजेज हैं, तो सबसे पहला है कि फ्रीडम ऑफ अरेस्ट, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। देखिए गिरफ्तारी से संरक्षण, तो अब गिरफ्तारी संरक्षण के बारे में क्या कह रहा है कि यहाँ चूँकि गिरफ्तारी किसकी हो रही है, एमपी या जो है ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य या जो है स्टेट लेजिस्लेचर, इन्हीं की बात हो रही है, एमपी एमएलए की बात हो रही है। तो यहाँ गिरफ्तारी तीनों चीज़ हो रही है, यानी जब सेशन चल रहा हो तो ड्यूरिंग सेशन, बिफोर सेशन और आफ्टर सेशन तीनों के बारे में बात हो रही है कि संसद का कोई भी सदस्य सत्र के समय, सत्र शुरू होने के 40 दिन के पूर्व तथा सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार या कारावासित नहीं किया जाएगा। यह संरक्षण इसलिए है कि वो कार्यवाही में भाग ले सके, लेकिन इस पे क्या है, इस पे रिस्ट्रिक्शन है। ये प्रोटेक्शन क्या है, इन मामलों में नहीं मिलेगा। देखिए अगर किसी एमपी या एमएलए के विरुद्ध अगर कोई क्रिमिनल चार्ज लगाया गया है, आपराधिक आरोप है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप है या प्रिवेंटिव डिटेंशन का आरोप है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनको रखा गया है, निवारक निरोध विधि के तहत उनको गिरफ्तार किया जाता है, तब जो है ये प्रिविलेजेज उनको नहीं मिलेगा। तो इसका लाभ तभी मिलेगा जब ये तीनों चीज़ें न हो। अच्छा, दूसरा जो अदर प्रिविलेजेज में जो दूसरा है
वो है क्या कि राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर फ्रॉम प्रोसीडिंग एंड होल्ड सेक्रेट सेशन, अर्थात क्या कि गुप्त सत्र चलाने व बाहरी व्यक्तियों को बाहर करने का अधिकार। तो मित्रों, ऐसा तब किया जाता है जब किसी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाती है, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड वार के लिए या युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है और उसके बारे में कोई डिसीजन लेना है, तो ऐसे में अगर सेशन चलाया जाता है तो ऐसे परिस्थितियों के बारे में इसमें जिक्र किया गया है कि गुप्त सत्र चलाया जब जाएगा तो उस समय बाहरी व्यक्तियों को क्या कर दिया जाएगा, बाहर, ठीक है, बाहर कर दिया जाएगा, उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट तीसरा जो है, तीसरा देखिए, तीसरा प्रिविलेज क्या कर रहा है कि राइट टू प्रोहिबिट टू पब्लिकेशन ऑफ इट्स रिपोर्ट एंड प्रोसीडिंग, की कार्यवाहियों के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार। तो सदन जो होता है, हाउस क्या है कि हाउस को अपने कार्यवाहियों के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है। इसका उल्लंघन करने वाला क्या है, दंड के लिए भागी होगा या दंड के लिए उत्तरदायी होगा। तो सदन को इसके बारे में पूरा अधिकार होता है कि वो प्रोसीडिंग पे या पब्लिकेशन पे रोक लगा दे। नेक्स्ट जो है चौथा जो आपका प्रिविलेजेस है वो क्या है कि कार्यवाही, ये राइट टू रेगुलेट इंटरनल प्रोसीडिंग, यानी कार्यवाहियों का विनियमन, जो आंतरिक कार्यवाहियाँ होती हैं तो उनका विनियमन कैसे होता है। तो देखिए, हर संस्था जो है क्या है अपना नियम खुद बनाती है कैसे, उसी तरह से सदन भी क्या है कि सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी, क्या नियम होगा, इसको तय करने का सदन को पूरा राइट है, पूरा अधिकार है। तो न्यायालय को इस मामले में कोई इंटरफियर करने का राइट नहीं है। नेक्स्ट आता है कि राइट टू पनिश मेंबर और आउटसाइडर फॉर कंटेम्प्ट। देखिए, राइट टू पनिश मेंबर और आउटसाइडर, देखिए यहाँ दोनों की बात की गई है कि मेंबर की बात की गई है और आउटसाइडर की बात की गई है कि सदन के जो नियम बनाए गए हैं उस नियम का और जो ये प्रिविलेजेज दिया गया है, जो विशेषाधिकार है, आपने सुना होगा एक शब्द आता है विशेषाधिकार हनन। तो विशेषाधिकार का जो मिसयूज कोई करेगा तो वो दंड का भागी होगा। दंड किसी को भी मिल सकता है, दंड के लिए जरूरी नहीं है कि केवल मेंबर को ही, आउटसाइडर को ही मिलेगा, मेंबर को ही मिल सकता है। मतलब क्या है कि संसद के प्रत्येक सदन को मतलब संसद के प्रत्येक सदन को किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सदन का सदस्य हो या बाहरी विशेषाधिकार उल्लंघन के लिए क्या है वो दंड दे सकता है। विशेषाधिकार उल्लंघन में क्या है, दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, कौन सा दंड दिया जाएगा यह सदन निश्चित करता है। मतलब क्या है कि संसद के दोनों सदन को यह राइट है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सदन का मेंबर हो या बाहरी व्यक्ति हो, अगर विशेषाधिकार के अपने उल्लंघन करता है तो उनको दंडित किया जाएगा। दंड में कौन सा दंड दिया जाएगा ये वही सदन तय करेगा जो दंड देगा। अच्छा, जैसे ये भी हो सकता है कि सदस्यता से निलंबन कर दे, जो उनका मेंबरशिप है क्या हो कि मेंबरशिप से उनको हटा दिया जाए, या चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, या कारावास दे दिया जाए। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि जब सेशन समाप्त होगा तो दंड भी समाप्त हो जाएगा। वो दंड तभी तक रहेगा जब तक सेशन चलता रहेगा। सत्र समाप्त तो दंड समाप्त। तो मित्रों, ये संसद के बारे में हमने शपथ के बारे में चर्चा किया, सत्र, सत्रावसान और वेतन के बारे में चर्चा किया। विशेषाधिकार पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तथा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।